तो आज मैं आपके मंजरी पुस्तक से पाठ 15 एक स्त्री का पत्र पढ़ाऊंगी। बच्चों आ रहे हैं, मैं बाद में आपको पढ़ा दूं और प्रश्नोत्तर करा दूं। पाठ में लेखक ने बिंदु के माध्यम से नारी जीवन के सामाजिक बंधन और उसके शोषण और दर्द को बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। आइए पहले लेखिका के बारे में जानूं। लेखक के बारे में जिन्होंने लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आपने अच्छी तरह पढ़े होंगे, उनके विषय में जाने होंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस कहानी के माध्यम से नारी के चरित्र, नारी की पीड़ा को व्यक्त किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लें। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के महान कथाकारों में से एक है। कविता, चित्रकला और संगीत की दुनिया में भी उनका अपना विशेष स्थान है। लिखने का अति सरल ढंग अपनाते हुए उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों जैसे किसानों और जमींदारों के विषय में लिखा है। जातिवाद, भ्रष्टाचार और निर्धनता जैसी सामाजिक बुराइयां उनकी रचनाओं का अभिन्न अंग बन रही। 1861 जमींदार परिवार में हुआ था। अपने लंबे लेखन काल में उन्होंने 90 से अधिक लघु कथाओं की रचना की। स्त्री का पत्र उन्हीं कथाओं में से एक है। सन 1941 ईस्वी में ऐसे महान लेखक चित्रकार का इस दुनिया से विदाई हो गई, यानी 1941 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। चलिए अब पाठ के बारे में बताते हैं। बिंदु जो जगन्नाथपुरी धाम गई हैं, मझली बहू बिंदु, वहाँ से अपने पति को, अपने ससुराल वालों को अपने पत्र के माध्यम से अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है। जब से वह ब्याह कर आई, जब से उसको देखा गया, लड़के वाले देखने गए और विदा होकर घर आई, उसकी बेटी जन्म लेने से ही पहले परलोक सिधार गई। किस तरह उसने अपने को संभाला और देखा, लेकिन उससे और भी अत्याचार, जुल्म उससे दूसरे पर होते सहन नहीं हुआ और उसने संन्यास लेने का एक रास्ता अपनाया। तो वह अपने पत्र में लिखती है कि वह दिन याद है कि जब सब लोग देखने गए थे, उस समय बिंदु की आयु 12 वर्ष थी। सुदूर गांव में उनका घर था। कितनी मुश्किल से सबने आवभगत किया गया था। विदाई की करुण धुनी गूंज उठी थी। मझली बहू बनकर बिंदु ससुराल आ गई। औरतों ने नई नवेली दुल्हन को जांचा परखा और सब ने माना कि बहू सुंदर है, पर बुद्धि में भी तेज है। यह भी जल्द ही लोगों को पता चल गया। औरत के लिए तेज दिमाग बच्चों एक बला है, एक परेशानी है, लेकिन वह क्या करती। लोगों ने बुरा भला कहा, सो कहा, फिर सब ने उसने माफ़ कर दिया। एक दिन वह छिप छिप कर कविताएं लिख रही थी। कविताएं थी तो मामूली, लेकिन उसमें उसकी आवाज़ थी। कविताएं रीति रिवाजों के बंधनों से आज़ाद थीं। बिंदु की गोद में एक नन्ही परी आई, लेकिन मौत ने उसे भी नहीं छोड़ा। माँ बनने का दर्द तो बिंदु ने उठाया, लेकिन माँ कहलाने का सुख वह नहीं पा सकी। इस हादसे से वह बहुत बुरी तरह घायल हुई। उसका ममत्व वहीं मिट कर रह गया। फिर एक दिन वह रोज़मर्रा के कामों में जुट गई। गाय भैंस से संभालती, सानी भूसा देती। सबके घर का माहौल तो बहुत घुटन भरा था, लेकिन गाय भैंस बिंदु को बहुत अच्छे लगने लगे। पत्र लिखा भी नहीं जा रहा था, लेकिन अचानक उनकी गृहिणी
गृहस्थी में एक बीज आ गिरा। यह बीज जड़ पकड़ने लगा और गृहस्थी की जड़ ढीली होने लगी। जेठानी की बहन बिंदु अपनी माँ के गुजरने पर घर आ गई थी। मझली बहू ने देखा कि उसके आने से सभी परेशान हैं। जेठानी जी के पीहर की लड़की न रूपवती न धनवती, न ही उसके पास धन था और न ही वह सुंदर थी। जेठानी दीदी इस समस्या को लेकर बहुत परेशान हो गई थी। एक तरफ बहन का प्यार था तो दूसरी तरफ ससुराल वालों की नाराज़गी। अनाथ लड़की के साथ ऐसा रूखा बर्ताव देखकर मझली बहू से रहा नहीं गया। बिंदु को अपने पास जगह दी। जेठानी दीदी ने चैन की सांस ली। गलती का बोझ सारा मझली बहू पर आ गया। मझली बहू का स्नेह पाकर बिंदु सकुचाती थी, पर धीरे धीरे बहुत कुछ बातें मझली बहू से बताने लगी थी। बिंदु ने प्रेम का विशाल सागर मझली बहू पर उड़ेल दिया। बिंदु को प्यार दुलार मझली बहू से मिलता रहा तो लोगों को यह फूटी आंखों न सुहाया। बिंदु के बदन पर जरा सी लाल घमौरी क्या निकली, सब ने हंगामा कर दिया कि चेचक है। इल्ज़ाम लगाने का कोई सबूत नहीं था। सबूत के लिए उसका बिंदु होना ही काफ़ी था। बिंदु मतलब एक लड़की, अनाथ लड़की होना ही उसके लिए बहुत था। बिंदु बड़ी होने लगी, सब नाराज़गी भी बढ़ने लगी। सभी ने लड़की को घर से निकालने के लिए हर एक कोशिश की। लड़के वाले लड़की देखने तक ना आए और लोगों ने उसका विवाह तय कर दिया। और उस पर बिंदु की दीदी अपनी बहन का पैर पकड़ के रोने लगी कि दीदी मुझे इस तरह मत निकालो, मैं तुम्हारी गौशाला में पड़ी रहूँगी, जो कहोगी सो करूँगी। बेसहारा लड़की सिसकती हुई मुझसे बोली, दीदी क्या मैं सचमुच अकेली हो गई हूँ? मझली बहू ने कहा, नहीं बिंदु नहीं, तुम्हारी बहन अभी जीवित है। जेठानी दीदी की आंखों में आंसू थे, उन्हें रोक कर वह बोली, बिंदिया याद रख, पति ही पत्नी का परमेश्वर है। 3 दिन बाद बिंदु का विवाह हो गया। सुबह गाय भैंस को गौशाला में गई तो देखा कि कोने में वह पड़ी थी। मुझसे देखकर फपक फपक कर रोने लगी। बिंदु ने कहा, उसका पति पागल और सास बेरहम है। पति से बचकर वह मुश्किल से भाग खड़ी हुई है। गुस्से और घृणा से मझली बहू का तन बदन आग की तरह जलने लगा। मझली बहू ने बोला, इस तरह की धोखा भला कोई ब्याह होता है? सब कुछ तो उसके साथ हो चुका था। मझली बहू इस अपमान से बचने बिंदु खुद ही अपने को आग लगा ली थी। बिंदु को रोक न सकी। मझली बहू को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और बहुत ही दुख हुआ। उसने जब उसको पता चला कि बिंदु ने आत्मदाह कर लिया है। जिसे लोग दुख कष्ट कहते हैं वह मझली बहू के जीवन में नहीं था। तुम्हारे घर में खाने पीने की कमी तो न थी, लेकिन बड़े भैया का चरित्र जैसा भी हो, तुम्हारे चरित्र में कोई खोट नहीं था। मझली बहू ने यह भी कहा कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन जब मैं लौटकर तुम्हारे घर नहीं आना चाहती। मैं बिंदु को देखा है, घर गृहस्थी में लिपटी औरत का परिचय भी पा चुकी हूँ। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी हूँ। बच्चों, चौखट लांघना मतलब उस घर को छोड़ देना। इस वक्त अनंत मतलब आसमान नीले समुद्र के सामने खड़ी थी। सभी रीति रिवाजों से दूर हो मझली बहू अब जगन्नाथपुरी में थी। उसने यह प्रण कर लिया था कि वह मीराबाई की तरह जीवित रहेगी, सारे बंधनों को तोड़कर, और लोगों को आश्रय दूंगी। बच्चों, ये था मझली बहू यानी मृणाल द्वारा लिखा गया पत्र। इसके बाद आपका ये शब्दार्थ है। आव भगत यानी आदर सत्कार, पीहर मीन्स मायका, बाजूबंद एक आभूषण जो बाह में पहना जाता है, नाकाम यानी असफल, जगन्नाथपुरी यानी उड़ीसा में
जो हिंदुओं के मान्य 4 धाम में से एक स्थान। तो आज तक के लिए बस इतना ही। कल मैं आपको शब्दार्थ का PDF भेजूंगी। धन्यवाद।